गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज गौरव जैन और आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा सीए फाइनल एसएफएम नवंबर 2020 का आरटीपी जो एप्लीकेबल होगा ओल्ड कोर्स के लिए भी और न्यू कोर्स के लिए भी। जो भी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वो दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं, ओल्ड कोर्स के लिए भी और न्यू कोर्स के लिए भी। तो जो भी नए पॉइंट के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जिसमें नए पॉइंट पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हम सबसे पहले यहाँ पर कवर कर रहे हैं और वही यहाँ पर हमारा मेन टारगेट है। तो सबसे पहले हम जो कवर करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हम कवर करेंगे। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 हम कवर करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, ये यहाँ पर मैं न्यू कोर्स की आरटीपी यूज कर रहा हूँ, बट यही सेम क्वेश्चंस ओल्ड कोर्स की आरटीपी में भी गिवन है। तो इसलिए आप परेशान मत हो कि वहाँ पर कि आपने ओल्ड कोर्स के कवर नहीं किए हैं। ओल्ड कोर्स की आरटीपी में भी सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डिफरेंट हो सकता है बट वहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन सेम है। तो सबसे पहले मैं कवर करूँगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर एक नया पॉइंट आया है कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन का। उसके बाद मैं कवर करूंगा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर एक छोटा सा गलती भी है, उसको भी ठीक करते हुए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी है, आपने पहले भी कर चुके हैं, बट फिर भी मैं कवर करूंगा। और साथ में यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर एक ये पुराना ही क्वेश्चन है बट इसके अंदर थोड़ा उन्होंने डिफरेंट तरीके से पूछा है। इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन, ब्रेक इवन इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन पूछी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो यहाँ पर इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर ही हमारा टारगेट होगा। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑलरेडी पुराना ही क्वेश्चन है, आपका आरटीपी का ही क्वेश्चन है, पुराना एग्जाम में नहीं आया हुआ है बट आरटीपी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी क्लास में भी हमने कवर किया हुआ है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी आपके पास कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, ऑलरेडी क्लास में कवर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 12। एंड देन क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज फ्रॉम मर्जर एंड एक्विजिशन, दिस इज रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास ग्रेप फ्रूट कंपनी का क्वेश्चन वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। जो नए क्वेश्चन है वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 6, 8 एंड 10 है जो हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके अलावा एक बार देख लेते हैं, वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन में सिंपल फर्स्ट पार्ट में वो क्रॉस रेट की कैलकुलेशन पूछ रहा है, तो मुझे लगता है कि दिस इज द मोस्ट सिंपल पार्ट। दे वांट टू नो द क्रॉस रेट पर पाउंड इन येन टर्म्स, ठीक है। तो वो बहुत क्लियर उन्होंने फॉर पाउंड इन येन टर्म्स, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मैनी येन पूछ रहे हैं आपसे। देन दे वांट टू नो द ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन येन टर्म्स, तो 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू येन पूछ रहा है। एंड कैलकुलेट द क्रॉस रेट फॉर द पाउंड इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर टर्म, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर पूछ रहा है। तो वो यहाँ पर सिंपल पार्ट है, मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है आपको। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर सिंपल आपसे पूछा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन पूछा है। कहेंगे तो लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को भी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा राइस ट्रेडर का क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में आया था, पहले भी हम कर चुके हैं, वीट ट्रेडर की फॉर्म में हम कर चुके हैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन, तो ऑलरेडी कवर्ड है आपका। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, म्यूचुअल फंड में का है, कह सकते हैं ये हमने पोर्टफोलियो में कवर किया हुआ है। एंड दिस इज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ शार्प रेशियो एंड द ट्रेनर रेशियो, वहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर वो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट भी टेस्ट कर पा रहे हैं, उसी के अंदर वो शार्प ट्रेनर रेशियो को भी टेस्ट कर पा रहे हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ से चेक हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज फ्रॉम योर पोर्टफोलियो, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ये एग्जाम में एक बार आ चुका है। एंड दिस इज योर फुल फ्लेज क्वेश्चन, इसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन। एक एक चीज उन्होंने पूछ ली, जो भी कैलकुलेशन हमने पोर्टफोलियो में सीखा था वो सारा एक ही क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछ लिया है। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, वेरिएंस ऑफ द रिटर्न, दिस इज फ्रॉम MFX, MFY एंड द मार्केट रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न, बीटा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो वेरिएंस, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न, दिस इज कैपम मॉडल, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, शार्प पे, ट्रेनर एंड अल्फा। समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 80% कॉन्सेप्ट यहाँ पर टेस्ट हो गया है। समझ पा रहे हैं, जो भी हमने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वो 80% कॉन्सेप्ट यहाँ पर टेस्ट हुआ है और एक बार एग्जाम में ऑलरेडी वो आ चुका है सर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी कवर हो चुका है आपका, पहले ही पास्ट ईयर क्वेश्चन है। उससे पहले आपके पास अगेन पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है, ये भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पर भी 5 पॉइंट के अंदर उन्होंने 50 to 60% कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर लिया है, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न बीटा पूछ लिया है, देन कोवेरियंस अमंग द स्टॉक्स, कोवेरियंस ऑफ ए विद बी विद सी एंड ए विद सी, एंड देन रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो वो आपसे पूछ लिया है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, एंड देन लास्ट में उन्होंने टोटल रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो 50-60% कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, देख लीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन करने के बाद पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा आपका। उसके बाद जो कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेशन है, कोवेरियंस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, या कैरेक्टरिस्टिक लाइन का क्वेश्चन है, उसको करने के बाद तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 90% आपका पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। उससे पहले आपके पास क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम बॉन्ड, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। उन्होंने यहाँ पर YTM कैलकुलेशन आपसे पूछी है, आता ही है, सिंपल है, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है, और 6% 8% के रेट भी दे दिए, तो फिर कुछ बचा ही नहीं इसमें। और सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने आपसे पूछ लिया है करंट मार्केट प्राइस B0 पूछ लिया है, ड्यूरेशन वॉलेटिलिटी पूछ लिया है, और एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ द YTM या यील्ड डिक्रीज बाय 50 बेसिस पॉइंट। तो मुझे लगता है कि ये सब बहुत इजी पार्ट है। जो हमें टारगेट करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 टारगेट करना है, क्वेश्चन नंबर 8 टारगेट करना है, और क्वेश्चन नंबर 10 टारगेट करना है। तो मुझे लगता है आपकी RTP कवर हो जाएगी, उससे ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं है सर, ठीक है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, एंड दिस इज रिलेटेड टू द थ्योरी। न्यू कोर्स में स्पेशली काफ़ी लोग पूछ रहे हैं सर थ्योरी करना है नहीं करना है। मुझे लगता है कि ये मतलब क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, करना ही करना है, कंपलसरी है सर। 16 to 20 मार्क्स का आपका थ्योरी आएगा, जैसे ये रहे आपके पास, उन्होंने थ्योरी के क्वेश्चन दिए हैं, 16 to 20 मार्क्स आपका थ्योरी आएगा, कंपलसरी आपको करना है सर। और उसके लिए मैंने बताया कि 4 मेन चैप्टर हैं जो आपको कर लेने हैं, उससे आपका 70 to 80% थ्योरी पार्ट आपका कवर हो जाएगा। अगर उसके अलावा भी नहीं कर पाते तो कम से कम ये 4 चैप्टर्स आप कंप्लीट कर ले। दिस इज इन द न्यू कोर्स। चैप्टर नंबर 1 जो फाइनेंशियल पॉलिसी वाला है, जो पुराने ओल्ड कोर्स में भी है और न्यू कोर्स में भी वो सेम ही है, फाइनेंशियल पॉलिसी। फिर सेकंड जो आपको करना है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम वहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका था, तो अब की बार मुझे लगता है कि थ्योरी आने का चांस है, तो वहाँ से थ्योरी का पार्ट आपसे पूछ लेंगे। फिर थर्ड आपके पास आता है सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन की पूरी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है ऑन यूट्यूब, आप वहाँ से पूरा सिक्योरिटाइजेशन कर सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको सिक्योरिटाइजेशन से मिल सकते हैं, 4 to 8 मार्क्स आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। साथ में लास्ट में आपको स्टार्टअप वाला चैप्टर करना है, वहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो डेफिनेटली आपकी 70 to 80% थ्योरी कवर हो जाएगी। उसके बाद बैलेंस आपके पास टाइम है, तो आप हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर कर लें, वो उसको करने से आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और थ्योरी में कहीं ना कहीं आप 10 to 15 मार्क्स ईजिली वहाँ पर गेन कर लेंगे विदाउट एनी डाउट। मेरा ये मानना है कि आप ईजिली वहाँ पर गेन कर सकते हैं। बट जो लोग थ्योरी नहीं करके जाएंगे तो ध्यान रखना सर, आपका जो मार्किंग स्टार्ट होगी, आपका जो चेकिंग स्टार्ट होगा वो 80 मार्क्स से स्टार्ट होगा, और फिर वहाँ पर एग्जामिशन लाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ, अगर हमने 16 to 20 मार्क्स में से 10 to 15 भी गेन कर लिया, 10 मार्क्स भी गेन कर लिए मिनिमम, तो डेफिनेटली आपकी एग्जामिशन आएगी, आप वहाँ पर इजीली एग्जामिशन गेन कर सकते हैं, इजीली 70 80 90 मार्क्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए थ्योरी जरूर करके जाना है, थ्योरी के बिना वहाँ पर देख लीजिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार कवर करते हैं। सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, और इसमें इन्होंने एक नया पॉइंट पूछा है, कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन। अभी तक नहीं पूछा है, बट अगर हमारे स्टूडेंट अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैंने वहाँ पर कमोडिटी वैल्यूएशन में आपको कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन बताया था, सिखाया था, और मैंने क्रूड ऑयल का प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिया था कि क्रूड ऑयल कैसे $150 और वापस वहाँ पर $50-60 पे मूव किया, तो उस समय क्या कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन की कंडीशन बन रही थी। तो जिन लोगों ने हमारे से क्लासेस ली हैं तो ऑलरेडी उनको पता है कि कॉन्टेंगो क्या है, बैकवर्डेशन क्या है, बट फिर भी मैं यहाँ पर दोबारा कवर करूँगा, सबके लिए कवर करूँगा, इंडिया के सारे स्टूडेंट्स के लिए कवर करूँगा, व्हाट इज कॉन्टेंगो एंड व्हाट इज बैकवर्डेशन, और इस क्वेश्चन में उसका पॉइंट क्या है वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैंने पहले भी बताया कि डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन वहाँ पर आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट अगर इंटरप्रिटेशन गलत हो गई ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और मार्क्स मिलेंगे 0 सर, ठीक है। तो देखिए सर, दिस इज योर डेरिवेटिव क्वेश्चन एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। Mr. SG sold 5
तो क्लियर उन्होंने बोला 5, सोल्ड मतलब कौन सी पोजीशन है सर, शॉर्ट पोजीशन है। तो ये सब आपको क्वेश्चन रीड करते हुए ही लिख लेना है अपने पास। और कितना आपने शॉर्ट किया है, 5 लॉट। तो पहले ही वर्ड में लिखा हुआ है सोल्ड एंड 5 मतलब 5 लॉट्स, आपने 5 लॉट्स की शॉर्ट पोजीशन ली। एंड दिस इज 4 मंथ्स निफ्टी फ्यूचर्स, तो आपका 4 मंथ्स का निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। एंड दिस इज ऑन 1 फरवरी 2020 एंड दिस इज फॉर 9 लाख। तो उन्होंने वैल्यू बता दी, कितने की वैल्यू आपने ली, शॉर्ट पोजीशन कितने की ली है, 9 लाख रुपीज की ली है। तो देख लीजिए एक बार, दिस इज योर 9 lakhs एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ May 2020 एक्सपायरी। तो दिस इज ऑन एक्सपायरी, तो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर स्टार्ट हुआ। प्लीज फोकस करें, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में आपको टाइमलाइन से जरूर देखना है, टाइमलाइन जरूर बना ले, और मैंने ऐसे ही आपको सिखाया है, ठीक है। तो दिस इज योर 1 फरवरी, जो भी डेट्स गिवन है, दिस इज योर 1 फरवरी एंड दिस इज योर May एक्सपायरी, दिस इज May एक्सपायरी। यहां पर आपने 9 लाख रुपीस की पोजीशन ली है एंड वी हैव 5 लॉट्स। कितने लॉट्स आपने लिए हैं, 5 लॉट्स। और आपकी जो पोजीशन है वो कौन सी है, शॉर्ट पोजीशन है। तो ये बिल्कुल क्लियर आप लिख लो पहले, और कुछ भी गलती होने का फिर चांस नहीं है सर। देखिए सर आगे, इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 2100, तो वहां पर देख लीजिए ऑन एक्सपायरी कितना आ गया, 2100 आ गया सर, ठीक है। साथ में उन्होंने वहां पर देख लीजिए द कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर इज 75, तो लॉट साइज आपके पास कितना है, 1 लॉट इज इक्वल टू 75। तो लॉट साइज उन्होंने आपको क्या दे दिया है, 75 दे दिया है। एंड वी हैव 5 लॉट्स, कितने लॉट्स हैं हमारे पास, 5 लॉट हैं सर, देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट। तो एक चीज यहां पर नहीं भी वो पूछता कैलकुलेशन के लिए, हमें पता ही चल गया है कि 9 lakhs आपके पास, देख लीजिए दिस इज योर पोजीशन, 9 lakhs की पोजीशन है। आपने कितने लॉट लिए हैं, 5 लॉट लिए हैं। तो व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ 1 लॉट, दिस इज 9 लाख डिवाइड बाय 5 एंड दिस इज रुपीज 1,80,000। बट एक लॉट साइज कितने का है, 75, तो आपके पास आ जाएगा कितने पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डिवाइड बाय 75 एंड दिस इज योर 2400। तो दिस इज योर 2400 निफ्टी पे आपका क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कौन सी पोजीशन ली है आपने, शॉर्ट पोजीशन। तो दिस इज योर शॉर्ट पोजीशन एट 2400 पे आपकी शॉर्ट पोजीशन है। और यहां पर देख लीजिए ऑन एक्सपायरी आपका प्राइस कितना आ गया, 2100 आ गया, ठीक है। जितना लिखा हुआ है अभी तक की इंटरप्रिटेशन देख लो। दिस इज योर टोटल वैल्यू ऑफ पोजीशन 9 लाख, आपने 5 लॉट लिए, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 लॉट, 1 लॉट की वैल्यू आ गई। और लॉट साइज आपके पास कितने का है, 75, तो दिस इज द रेट एट विच यू आर टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन। समझ पा रहे हैं, आपने शॉर्ट पोजीशन कितने पे ली है, 2400 पे। अब आगे रीड करिए सर, फर्स्ट पॉइंट, the price of one future contract on 1 February 2020, और वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और कितना प्राइस है आपके पास, देख लीजिए दिस इज योर 2400। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास सामने आ गया। अभी इसको फाइनली हम लिख लेंगे, ठीक है। तो वो अच्छी लैंग्वेज बना के हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा प्राइस निकल के आ गया, किस रेट पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, शॉर्ट पोजीशन लिया है, दिस इज एट 2400। नाउ द नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट निफ्टी सेंसेक्स ऑन 1 फरवरी 2020 if the price of the future contract on the same day was theoretically correct। समझ पा रहे हैं, तो दिस इज योर theoretically correct। इसका मतलब क्या बताया था, याद है ना, फ्यूचर्स आर फेयरली प्राइस। थ्योरली करेक्ट का क्या मतलब है, जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है और जो फेयर फ्यूचर प्राइस है, दिस इज एज पर अवर वैल्यूएशन, दोनों ही क्या है, सेम है सर, दोनों ही क्या है, सेम है। तो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू फेयर फ्यूचर प्राइस। समझ पा रहे हैं, दोनों ही क्या है, सेम है। फ्यूचर्स आर फेयरली प्राइस, इसको हम क्या लिखते हैं, फ्यूचर्स आर फेयरली प्राइस। तो बहुत क्लियरली उन्होंने यहां पर मेंशन किया है आपके पास, theoretically correct, price of the future contract on the same day, this is on 1 February, they are theoretically correct। मतलब जो हमारी वैल्यूएशन है और जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस आ रहा है ऑन 1 February, दोनों क्या है आपके पास, सेम है।
तो ये आपके पास देख लीजिए, आपके पास जो कैलकुलेशन है फेयर फ्यूचर प्राइस और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दोनों क्या है, सेम है। अब आगे देखो वो क्या कह रहा है, ऑन द सेम डे risk free rate of interest and the dividend yield on the index is 9% and the 6% respectively। तो यहाँ पर आपके पास देख लीजिए, आपको उन्होंने क्या दे दिया है, रिस्क फ्री रेट दे दिया और डिविडेंड यील्ड दे दिया, और मेरे पास फेयर फ्यूचर प्राइस या एक्चुअल फ्यूचर प्राइस आ चुका है, दिस इज 2400। तो अब मैं इससे क्या निकाल लूंगा, देख लीजिए, अप्रोक्सीमेटली बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट निफ्टी सेंसेक्स ऑन 1 फरवरी द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द सेम डे वाज थ्योरेटिकली करेक्ट। तो मुझे क्या निकालना है, स्पॉट रेट निकालना है, मुझे क्या निकालना है, स्पॉट रेट, अप्रोक्सीमेट निफ्टी सेंसेक्स ऑन 1 फरवरी। तो मुझे उस दिन का वहां पर स्पॉट रेट कैलकुलेट करना है, तो हम बैक कैलकुलेशन से क्या कर देंगे, स्पॉट रेट को कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम कॉन्टेंगो एंड द बैकवर्डेशन। तो हम वहाँ पर कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन निकाल देंगे, तो हम वो वहाँ पर जो दोनों का डिफरेंस है, फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट रेट का जो डिफरेंस है, वो क्या होता है, वहाँ पर जो बेसिस पॉइंट है उससे हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन। तो कॉन्टेंगो क्या होता है कि जब वहाँ पर फ्यूचर प्राइस ज़्यादा चल रहा है, किससे, स्पॉट रेट से, तो उस केस में कॉन्टेंगो बनता है। और जब फ्यूचर प्राइस आपका कम चल रहा है, किससे, स्पॉट रेट से, तो वहाँ पर क्या चलता है, बनता है बैकवर्डेशन। तो वो मैं अभी 1 मिनट बाद डिस्कस कर दूंगा पूरा कॉन्सेप्ट। साथ में लास्ट में वो पे ऑफ भी पूछ रहा है, पे ऑफ का क्या मतलब है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपने शॉर्ट कितने पे किया, देख लो सर, आपने शॉर्ट किया 2400 में, टू स्क्वायर ऑफ, याद है ना हमारा कॉन्सेप्ट, टू स्क्वायर ऑफ करने के लिए, टू स्क्वायर ऑफ। तो बताओ शॉर्ट से क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन करेंगे। तो शॉर्ट किया आपने 2400 पे, और लॉन्ग कितने पे करोगे, जितना प्राइस आ रहा है, दिस इज 2100, और दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो वो हम कैलकुलेट कर देंगे, और अपने इस केस में क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, बिकॉज शॉर्ट है 2400 एंड लॉन्ग है 2100। तो 300 पॉइंट्स का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। एक वहां पर देख लीजिए साइज कितना है, 75 का है, और आपने कितने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, 5 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पर आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, और मैंने आपको डायग्राम पे ही पूरा क्वेश्चन कवर करा दिया है, ठीक है। अब सिर्फ प्रेजेंटेशन हमें करनी है, उसको सही से लिखना है और कुछ नहीं है। तो अब मान के चलो 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास ये कभी भी आ सकता है, इस तरह का पॉइंट आपसे टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है सर। तो लिख लेंगे सर एक बार, इसको बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। तो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, दिस इज द प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकाल देंगे सर। तो दिस इज द टोटल वैल्यू, 9 लाख की वैल्यू आपने ट्रेड की, और आपने 5 लॉट्स ट्रेड किए, तो डिवाइड बाय 5। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट, कितना आया था आपके पास, 1,80,000, दिस इज 1,80,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट, बट प्राइस निकालना हमें, प्राइस ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट निकालना है, प्राइस ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स ऑन 1 फरवरी निकाल देंगे सर। तो द साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 75, दिस इज रुपीज 1,80,000 एंड द साइज इज 75। तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा ये, 1,80,000 डिवाइड बाय 75 एंड दिस इज 2400। तो 2400 पे हमने निफ्टी वहां पर शॉर्ट की, और 5 लॉट हमने क्या किए, शॉर्ट किए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, चेक कर लीजिए एक बार। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, पूरा हमने कवर कर लिया है 2400, पहले भी मैंने करके दिखा दिया था, बट फिर भी उसको अच्छे से देख लीजिए प्रेजेंटेशन। नाउ द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखिए सर, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, दिस इज करंट फ्यूचर प्राइस, कितना है आपके पास, करंट फ्यूचर प्राइस ऑन 1 फरवरी कितना आया, 2400, कितना है आपके पास, 2400। वो क्या कह रहा है, फ्यूचर्स आर फेयरली प्राइस्ड,
futures are fairly priced means that is fair future price is equal to actual future price and this is equal to 2400. तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? स्पॉट रेट. हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे? स्पॉट रेट. दिस इज द स्पॉट निफ्टी ऑन 1 फरवरी. 1 फरवरी को हम क्या निकाल लेंगे? स्पॉट निफ्टी. तो हाउ टू कैलकुलेट फेयर फ्यूचर प्राइस? स्पॉट रेट इंटू 1 + r रेज टू दी पावर n. वही करते हैं सर. तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि पावर n नहीं करना है. आपको क्या करना है? रेट के साथ ही क्या करना है? उसको एडजस्ट करना है. वो चीज़ याद रखना सर यहाँ पर. तो वो वहाँ पर पावर n ना करके हम वहाँ रेट के साथ ही एडजस्ट करेंगे. तो अगर वहाँ पर टाइम पीरियड 1 साल से कम है तो याद रखना ICI हमेशा क्या कर रहा है? रेट के साथ ही उसको एडजस्ट कर रहा है, पावर में प्ले नहीं कर रहा है. ठीक है. तो देख लीजिए, दिस इज योर फेयर फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट रेट 1 + r. याद है ना, अगर डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है तो वी हैव टू एडजस्ट विद द डिस्काउंट रेट विद द रेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. दिस इज r माइनस डिविडेंड यील्ड रेज टू द पावर n. यही होता है मॉडल. बट हमें क्या करना है? रेट के साथ ही क्या करना है? एडजस्ट करना है. तो फेयर फ्यूचर प्राइस दिस इज 2400 इज इक्वल टू स्पॉट रेट 1 + r. दिस इज 1 + r. आर कितना है क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार जल्दी से. दिस इज 9% एंड डिविडेंड यील्ड इज 6%. कर देंगे एडजस्ट सर. दिस इज 0.09 माइनस 0.06. टाइम पीरियड कितना है? 4 मंथ्स. टाइम पीरियड कितना है? 4 मंथ्स. 4 / 12. तो सॉल्व कर देंगे और उससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? स्पॉट रेट 2400 डिवाइड बाय. तो ये डिवाइड में चला जाएगा. सॉल्व कर देंगे. 0.09 माइनस 0.06 इंटू 4 डिवाइड बाई 12. दिस इज 1 + 0.01. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पॉट रेट? 2400 डिवाइड बाई 0.01 एंड दिस इज 2400 डिवाइड बाई 1 + 0.01 एंड दिस इज 2376.24. This is your answer. This is the value of Nifty spot on 1 February. जो भी आपके पास ईयर दे रखा है, this is on 1 February. ठीक है. तो ये आपके पास सेकेंड पार्ट हमारा कवर हो गया 2376.24. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट. अब हमारा जो मेन पार्ट है, दिस इज योर कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन. ठीक है. तो थर्ड पार्ट पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं यहाँ पर कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन का. कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन. तो अपने क्वेश्चन में स्पॉट रेट कितना है सर? लिख लो सर एक बार. स्पॉट रेट कितना है? अभी हमने कैलकुलेट किया 2376.24 एंड फ्यूचर फॉरवर्ड रेट कितना आया था आपके पास? दिस इज 2400. ठीक है. तो सबसे पहले व्हाट इज कॉन्टेंगो? कॉन्टेंगो फर्स्ट पॉइंट लिख लो. कॉन्टेंगो what is contango? This is your time and this is your rate, this is your price. समझ लेते हैं और फिर इसको लिख लेंगे सर. तो what is contango? आज स्पॉट रेट मान लो 1000 है और आज ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1200 आ रहा है. समझ पा रहे हैं? तो हम क्या कहेंगे? देख लीजिए, स्पॉट रेट कम है और फ्यूचर प्राइस क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है. एंड दिस इज ए केस ऑफ कॉन्टेंगो. समझ पा रहे हैं? ये किसका केस बनेगा? कॉन्टेंगो. जब फ्यूचर प्राइस ज़्यादा है और स्पॉट रेट कम है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्टेंगो. समझ पा रहे हैं? तो ये स्पॉट रेट है और टाइम के साथ देख लीजिए ये फ्यूचर प्राइस आ रहा है. तो वो हमेशा देख लीजिए, टाइम के साथ देख लीजिए स्पॉट रेट से वो क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है. और उस केस में दिस इज ए केस ऑफ कॉन्टेंगो.
तो इस पर लिख भी लो। क्यों ऐसा ज़्यादा क्यों आ रहा है, तो हमने वैल्यूएशन में सीखा ही था, वी आर यूजिंग द कॉस्ट टू कैरी मॉडल। तो वहाँ पर देख लीजिए जो भी कॉस्ट है उसको ऐड करेंगे और जो भी रिटर्न्स है उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो जो भी स्टोरेज कॉस्ट आ रही है, जो भी आपकी कैरिंग कॉस्ट आ रही है, जो भी इंश्योरेंस कॉस्ट आ रही है, याद रखना जो कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन का कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली कहाँ पर यूज़ किया जाता है, स्पेशली दिस इज यूज्ड इन द कमोडिटी वैल्यूएशन। समझ पा रहे हैं कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कमोडिटी वैल्यूएशंस में, ठीक है। तो इसलिए याद रखना स्पेशली ये जो कॉन्सेप्ट बना है वो किसके लिए बना हुआ है, कमोडिटी वैल्यूएशंस के लिए बना है, कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ फिजिकल डिलीवरी। समझ पा रहे हैं, वो जो मेनली जो बन रहा है ना मार्केट में वो किसके लिए बन रहा है, वो बन रहा है कमोडिटीज के लिए। तो जो ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है प्रैक्टिकली, दिस इज फॉर द कमोडिटी मार्केट्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिख लीजिए, इफ स्पॉट रेट इज लोअर देन, लिख लो अच्छे से, if spot rate is lower than the future price, if the spot rate is lower than the future price which has generated an upward sloping curve, तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, देख लीजिए, दिस इज योर अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाएगा, दिस इज द केस ऑफ कॉन्टेंगो। वो आपका किसका केस बन गया, कॉन्टेंगो। द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट the future contract is trading at a premium, trading at a premium to the spot price, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। समझ पा रहे हैं किस पे ट्रेड हो रहा है, प्रीमियम पे। फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पे ट्रेड हो रहा है, प्रीमियम पे। तो दिस इज ए केस ऑफ कॉन्टेंगो। तो अपने क्वेश्चन में देखना सर, क्वेश्चन में स्पॉट रेट इज 2376.24 एंड द फ्यूचर रेट फॉरवर्ड रेट इज 2400। तो दिस इज ए केस ऑफ कॉन्टेंगो। समझ पा रहे हैं किसका केस बन गया है, कॉन्टेंगो, ठीक है। तो वही हमारे से क्वेश्चन में वो पूछ रहा है। एंड व्हाट इज द, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, बेसिस। समझ पा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, बेसिस। तो वही मैक्सिमम कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन पूछ रहा है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम कॉन्टेंगो, इन दोनों का डिफरेंस। समझ पा रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है आपके पास, दिस इज योर कॉन्टेंगो, ठीक है। अगर वहां पर फॉरवर्ड रेट फ्यूचर रेट कम होता, मान लो 2300 होता, तो दिस इज ए केस ऑफ बैकवर्डेशन। वो किसका केस बनता, बैकवर्डेशन का, ठीक है। तो इस पर लिख लो, द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड एट प्रीमियम एंड दिस इज बिकॉज ऑफ, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल कॉस्ट टू कैरी मॉडल। तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पर, उस पॉइंट को भी लिख देते हैं। इट मे बी बिकॉज ऑफ fundamental, it may be because of the fundamental factors like storage cost। तो कॉस्ट टू कैरी मॉडल में याद है ना, कॉस्ट को ऐड करेंगे और रिटर्न्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, टू कैलकुलेट द फेयर फ्यूचर प्राइस, टू कैलकुलेट अवर वैल्यूएशन। अपनी वैल्यूएशन करने के लिए हम कॉस्ट को ऐड करेंगे और रिटर्न्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो इट मे बी बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल फैक्टर्स लाइक स्टोरेज कॉस्ट, कॉस्ट टू कैरी, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट, ठीक है। तो वो हमने डिस्कस भी किया हुआ है ऑलरेडी वैल्यूएशन पार्ट में, कि यहाँ पर इंश्योरेंस कॉस्ट होगी, यहाँ पर आपके पास इंस्पेक्शन चार्जेस होंगे, क्योंकि कमोडिटी के केस में वेयर हाउस में आपको बार बार क्या कराना पड़ेगा, इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा। तो वी हैव इंस्पेक्शन चार्जेस, वी हैव स्टोरेज कॉस्ट, वी हैव इंश्योरेंस कॉस्ट, वी हैव इंटरेस्ट कॉस्ट। क्योंकि आज आप वेयर हाउस में सामान खरीद के रख लोगे तो उस केस में वहाँ पर क्या इंकर्ड होगी, आपकी देख लीजिए पैसा लगेगा, आपकी कैपिटल इन्वॉल्व होगी, तो उस पर क्या लगेगी, देख लीजिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और द कॉस्ट टू कैरी और द फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्टेंगो। ये आपके पास क्या था, पूरा कॉन्टेंगो था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो हम कवर कर रहे हैं, दिस इज योर बैकवर्डेशन यहां पर कवर करेंगे। तो लिखो सर, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज योर बैकवर्डेशन।
तो बैकवर्डेशन में क्या कंडीशन होगी आपके पास, देख लीजिए, जो फ्यूचर का प्राइस है वो क्या रहा होगा, कम आ रहा होगा, स्पॉट का प्राइस क्या रहा होगा, ज्यादा। दिस इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। तो वो आपकी क्या बनेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, दिस इज योर बैकवर्डेशन। और बैकवर्डेशन में क्या होगा आपका, देख लीजिए, वहां पर जो फ्यूचर का प्राइस आ रहा है वो क्या आएगा, कम, और स्पॉट रेट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो दिस इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, दिस इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, दिस इज बैकवर्डेशन। इसको क्या बोल रहे हैं, बैकवर्डेशन। दिस इज टाइम एंड दिस इज प्राइस, ठीक है। तो स्पॉट रेट ज्यादा आ रहा है और फ्यूचर के प्राइस क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो दिस इज ए केस ऑफ बैकवर्डेशन। और ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूँ कि जब आपने देखा होगा, जब क्रूड ऑयल का प्राइस $150 था स्पॉट में, तो आप देखेंगे, अगर आप चार्ट्स देखेंगे क्रूड ऑयल के, तो उनके फ्यूचर के प्राइस आ रहे थे, समझ पा रहे हैं, दिस इज अ डिस्काउंट, समझ पा रहे हैं किस पे आ रहे थे, डिस्काउंट पे आ रहे थे। एंड दिस इज द केस ऑफ बैकवर्डेशन। ये किसका केस बन रहा है, बैकवर्डेशन। अगर आज देखेंगे क्रूड ऑयल का प्राइस इज $40, तो आप देखेंगे फ्यूचर जो स्पॉट रेट है दिस इज 40, और फ्यूचर का प्राइस क्या आ रहा है आपके पास, देख लीजिए, ज्यादा आ रहा है। तो दिस इज ए केस ऑफ कंटेंगो। बट जैसे ही बहुत ज़्यादा प्राइस आएगा, समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगा क्रूड ऑयल का मार्केट में, दिस इज़ $150 या मोर देन $100, तो उस केस में वहाँ पर कौन बेनिफिट उठा पाएगा, जिसके पास फिजिकल में होगा, समझ पा रहे हैं, वो कौन बेच पाएगा $150 में, कौन बेच पाएगा, जिसके पास क्या होगा, फिजिकल में होगा। तो आप देखेंगे प्रैक्टिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस क्या चल रहे होंगे, कम चल रहे होंगे। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस यील्ड, उसको क्या बोलते हैं मार्केट में, कन्वीनियंस यील्ड, ठीक है। एंड दिस इज स्पेशली इन द केस ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। और ये मैंने आपसे बात की थी कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, दिस इज फॉर कमोडिटीज। तो ये मैं बहुत प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। आप 10 साल का क्रूड ऑयल का चार्ट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन कैसे बन रहा है। बहुत अच्छे से आप वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइव एग्जांपल है कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन का, ठीक है। तो क्रूड ऑयल जैसे रेट हाई होगा, तो आप देखेंगे वहाँ बैकवर्डेशन बननी स्टार्ट हो जाएगी। कौन बेच पाएगा, $100 में, $120 में, $150 में, कौन बेच पाएगा, जिसके पास फिजिकल में होगा। एंड दैट्स वाई वहाँ पर देख लीजिए, जो फ्यूचर के प्राइस हैं वो किस पे चले जाएंगे, डिस्काउंट पे चले जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस यील्ड। कन्वीनियंस यील्ड बोलते हैं उसको, कि अगर कन्वीनियंस ज़्यादा होगी, समझ पा रहे हैं, कब ज़्यादा होगी, जब वहाँ पर देख लीजिए शॉर्टेज होगी, समझ पा रहे हैं, वेयर हाउस में सामान कम होगा, तो वहाँ शॉर्टेज होगी, और शॉर्टेज होगी तो उस केस में कन्वेंस यील्ड ज़्यादा होगी, फ्यूचर प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर सामान ज़्यादा है, वेयर हाउसिंग में वहाँ पर देख लीजिए आपका स्टोरेज ज़्यादा है, स्टोर आपने ज़्यादा कर लिया है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो उस केस में वहाँ पर कन्वेंस यील्ड कम आएगी, और कन्वेंस यील्ड कम आएगी तो उस केस में फ्यूचर प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको इसको एक एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा, इक्वेशन से भी समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने ऑलरेडी जिन लोगों ने मेरे से क्लासेस ली हुई है, मैंने बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्रूड ऑयल किस तरह से मूव करता है प्रैक्टिकली। जब वो वहाँ पर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर फ्यूचर प्राइस कम आ रहे होते हैं, और जब कम चल रहा होता है तो फ्यूचर प्राइस क्या आ रहे होते हैं, ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जब $40 का है भाई, कोई बेचने को तैयार नहीं है, वो स्टोर करके रखना चाह रहे हैं। आप अभी देखा भी होगा कि क्रूड ऑयल वहाँ पर जीरो चला गया था, समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब रेट बहुत गिरेगा ना, तो हर कोई बेचने को तैयार नहीं है, $20 में, $30 में, वो सब रख लेंगे, स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगी, स्टोरेज ज़्यादा होगी तो उस केस में कन्वेंस यील्ड कम होगी, स्टोरेज कम होगी तो कन्वेंस यील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप प्रैक्टिकली उसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर बैकवर्डेशन, यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, बैकवर्डेशन। तो लिख लो सर इस पे बहुत अच्छे से बना के, इफ spot rate is higher than future rate, future price, and has generated a downward sloping curve, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पर आपके पास, दिस इज योर अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इफ स्पॉट रेट इज लेस देन फ्यूचर रेट और द फॉरवर्ड रेट, और द फॉरवर्ड रेट इज ग्रेटर देन स्पॉट रेट, दिस इज ए केस ऑफ कंटेंगो। और बैकवर्डेशन में आपके पास क्या बनेगा, इफ स्पॉट रेट इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड रेट
और द फॉरवर्ड रेट इज लेस देन स्पॉट रेट, दिस इज ए केस ऑफ बैकवर्डेशन। ठीक है, और लिख लो इस पे, दिस इज बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस यील्ड, this is because of convenience yield, that is benefit to owning the physical material, दिस इज बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस यील्ड। ठीक है सर, तो ये आपके बाद देख लीजिए, याद रखना व्हेन, मैंने अभी बताया, व्हेन वेयर हाउस स्टॉक्स आर हाई, कन्वीनियंस यील्ड इज लो। समझ पा रहे हैं, कन्वीनियंस यील्ड कम होगी। जैसे अभी आपने देखा जब प्राइस $20 था, याद रखना $20 के प्राइस पे कोई क्रूड ऑयल बेचने के लिए तैयार नहीं। क्यों बेचे भाई, अपना रखते हैं, स्टोर रखते हैं। और उस केस में क्या होगी, कन्वीनियंस यील्ड कम होगी। कन्वीनियंस यील्ड क्या होगी आपकी, कम होगी। तो उस केस में फ्यूचर प्राइस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर प्राइस कम है तो कन्वीनियंस यील्ड क्या होगी, कम होगी। देख लीजिए, स्टोरेज ज़्यादा होगी, प्राइस कम है तो स्टॉक ज़्यादा होगा, याद रखना। प्राइस कम है तो स्टॉक ज़्यादा होगा, स्टॉक ज़्यादा होगा तो कन्वीनियंस यील्ड कम होगी, और कन्वीनियंस यील्ड कम होगी तो फ्यूचर प्राइस क्या होगा, ज़्यादा। कनेक्ट करा देता हूँ इसको। वैल्यूएशन में हमने क्या किया था, फेयर फ्यूचर प्राइस, याद है वैल्यूएशन हमारी, फेयर फ्यूचर प्राइस इज स्पॉट रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट माइनस क्या किया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड इंटू ई रेस टू दी पावर आर टी और द 1 + r रेस टू दी पावर n। यही था ना, याद करो सर, यही था हमारे पास। उसके अलग अलग मोड थे कि अगर परसेंटेज में है तो आर में से माइनस करेंगे, अमाउंट में है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, या टोटलिटी में लास्ट में माइनस करेंगे। वो अलग अलग फॉर्म में हमने डिस्कस किया था। बट पॉइंट ध्यान से समझो सर, अगर कन्वीनियंस यील्ड कम है, प्लीज फोकस करें, कन्वीनियंस यील्ड कम है, ये कम है, तो उस केस में फेयर फ्यूचर प्राइस क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा, ये कम माइनस होगा, और कम माइनस हो गया तो फेयर फ्यूचर प्राइस क्या आएगा, ज़्यादा। अगर कन्वीनियंस यील्ड ज़्यादा होगी तो माइनस ज़्यादा होगा, और माइनस ज़्यादा होगा तो फेयर फ्यूचर प्राइस क्या आएगा, कम आएगा। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो कन्वीनियंस ज़्यादा तो फ्यूचर प्राइस कम, और कन्वीनियंस यील्ड कम तो फ्यूचर प्राइस क्या आएगा, ज़्यादा। एंड दिस इज द केस, वहाँ पर क्या बन रहा होगा, वहाँ पर कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन बन रहा होगा। दिस इज द लाइव एग्जाम्पल, मैंने क्रूड ऑयल का आपको इसलिए लाइव एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो ये आपके पास दिस इज द केस ऑफ कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन। तो इसको पूरा कर लो, इस लाइन को, व्हेन वेयर हाउसिंग स्टॉक्स आर हाई कन्वीनियंस यील्ड इज लो, एंड व्हेन स्टॉक्स आर लो। स्टॉक्स लो क्यों होगा, जब $150 का होगा ना क्रूड ऑयल, तो हर कोई कहेगा भाई बेचो, जल्दी बेचो इसको $150 में, तो स्टॉक क्या हो जाएंगे, कम, और स्टॉक कम हो जाएंगे तो कन्वीनियंस यील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा। दिस इज बेनिफिट ड्यू टू होल्डिंग ऑफ ए फिजिकल स्टॉक। समझ पा रहे हैं, कन्वीनियंस यील्ड का मतलब क्या है, दिस इज द बेनिफिट अराइजेज ड्यू टू द होल्डिंग ऑफ ए फिजिकल स्टॉक। ठीक है, तो व्हेन स्टॉक्स आर लो द यील्ड इज हाई, द यील्ड इज हाई। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर यहाँ पर यील्ड देख लो ज़्यादा होगी, कन्वेंस यील्ड ज़्यादा होगी, तो फ्यूचर प्राइस क्या आएगा, कम आएगा, फेयर फ्यूचर प्राइस कम आएगा। एंड दिस इज द केस ऑफ बैकवर्डेशन। ये किसका केस बनेगा, बैकवर्डेशन। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन। अपने एग्जाम्पल में, अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं, वो यही पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन। तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी एक बार दोबारा लिख दूंगा मैं यहाँ पर। तो ये मेरा स्पॉट रेट था, ये मेरा फ्यूचर प्राइस था 2400, तो फ्यूचर प्राइस ज़्यादा आ रहा है तो दिस इज ए केस ऑफ कॉन्टेंगो। वो डिफरेंस हम बता देंगे सर। ठीक है, तो लिख लो सर, थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। तो दिस इज ए केस ऑफ कॉन्टेंगो। तो बेसिस पॉइंट, बेसिस इज इक्वल टू
फ्यूचर प्राइस माइनस स्पॉट रेट। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, आपको बस पता होना चाहिए। कहीं जगह लिखा होता है स्पॉट रेट माइनस फ्यूचर प्राइस, कहीं जगह लिखा होता है फ्यूचर प्राइस माइनस स्पॉट रेट। उससे कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिस पॉइंट हमें बताना है बट डिफरेंस बताना है दोनों का, ठीक है। तो फ्यूचर प्राइस इज 2400 माइनस, और वो हमारा कितना आया था 23, दिस इज योर 2376 24 2376.24, तो निकाल देंगे 2400 माइनस 2376.24 एंड दिस इज 23.76, तो दिस इज द केस ऑफ कॉन्टेंगो। तो लिख देंगे दिस इज द केस ऑफ कॉन्टेंगो। हियर spot rate is less than future price, या रिवर्स भी लिख सकते हैं कि future price is greater than spot rate. This is a case of contango, and maximum contango shall be, कितना हो जाएगा, this is 2400 minus 23.24, this is 23.76, this is 23.76, this is your basis। समझ पा रहे हैं, this is your basis, इसको क्या बोलते हैं, basis। तो कई जगह वहाँ पर स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट लिख देते हैं, कई बार फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप देखेंगे मटेरियल में वहाँ पर उन्होंने स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट लिख दिया है, स्पॉट रेट माइनस फ्यूचर रेट लिख दिया है। मैंने इसलिए जान के आपको रिवर्स भी बता दिया है कि आप उससे कन्फ्यूज ना हो, कुछ भी करें कुछ भी लिखें बट आपको पता होना चाहिए दिस इज द केस ऑफ कॉन्टेंगो और दिस इज द केस ऑफ बैकवर्डेशन, ठीक है। आपको फॉर्मूला नहीं रटना है, फॉर्मूला रटा तो आप गए सर, आप कंफ्यूज कि वो पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा तो क्या होगा। नहीं सर, आपको देखना है फ्यूचर प्राइस ज़्यादा है, सिंपल देखना है फ्यूचर प्राइस ज़्यादा है स्पॉट रेट से, दिस इज अ केस ऑफ कॉन्टेंगो। फ्यूचर प्राइस कम है इस इन कंपैरिजन टू द स्पॉट रेट, दिस इज अ केस ऑफ बैकवर्डेशन। तो ये आपका देख लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन। एक लास्ट पॉइंट रह गया इस क्वेश्चन में, पे ऑफ। हमें पे ऑफ और निकालना है, तो निकाल देंगे सर, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको डायग्राम पे सिखाया है सर, ठीक है, तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी एक बार देख लो। फोर्थ पॉइंट, यू हैव ए शॉर्ट पोजीशन, आपकी शॉर्ट पोजीशन थी एंड दिस इज एट द रेट ऑफ 2400 टू स्क्वायर ऑफ, याद है सर किस तरह से हम लिखते थे अपनी क्लासेस में, टू स्क्वायर ऑफ क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन, we should take the long position and this is at the rate कितना है 2100। अब बस याद रखना 5 लॉट का आपने किया, 5 लॉट्स यू आर टेकन एंड साथ में लॉट साइज इज 75। तो व्हाट इज योर पे ऑफ, पे ऑफ हमें निकालना है, तो पे ऑफ इज पॉजिटिव हियर, दिस इज द प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है कर देंगे 2400 माइनस 2100, 300 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हुआ। कितने लॉट थे, 5 लॉट थे, एक लॉट का साइज कितना है 75। तो देखना सर कितना प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा आपका, दिस इज 2400 माइनस 21, दिस इज 300 इंटू 5 इंटू 75 एंड दिस इज 1,12,500। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन ऑन कॉन्टेंगो, बैकवर्डेशन, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का पार्ट उन्होंने पूछ लिया, पे ऑफ कैलकुलेशन उन्होंने यहाँ पर पूछ ली, पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने आपका क्या कर लिया है देख लीजिए, टेस्ट कर लिया है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 और वो आपके पास पुराना ही क्वेश्चन है बट यहाँ पर आपके पास थोड़ी कोटेशन में गलती हो गई है इंस्टीट्यूट से, उन्होंने आईएसओ कोड्स को सही से नहीं लिखा है, तो आप उसको सही कर लो। और उसके बाद क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आर्बिट्रेज का क्वेश्चन है, पहले एक बैंक से वहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे फिर दूसरे बैंक पे कन्वर्ट कर लेंगे एंड द डिफरेंस इज योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट। और बस वो याद रखना
स्टार्ट यहाँ से करेंगे, अगर डॉलर से स्टार्ट करेंगे तो वापस कहाँ कन्वर्ट करके आना है, डॉलर्स में। येन से स्टार्ट करेंगे तो वापस कन्वर्ट करके कहाँ लाना है, येन में लाना है। याद रखना अगर किसी प्रोसेस में लॉस आता है तो रिवर्स करना है, ठीक है। तो वो आर्बिट्रेज का रूल है, याद रखना कि वहां पर हमें प्रॉफिट ही आने वाला है, ऑन पेपर यहाँ पर हमें प्रॉफिट ही आने वाला है। सिर्फ बस वो ध्यान रखना अगर लॉस आ जाए तो रिवर्स प्रोसेस करना है, ठीक है। तो देखिए सर एक बार देख लेते हैं और इसको करेक्ट कर लेना, बस कोटेशन करेक्ट करनी है। दीज आर आईएसओ कोड्स। इंस्टीट्यूट ने वहां पर सही से कोटेशन नहीं लिखी है तो इस वजह से वो गलती हो गया, पूरा क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग गलत हो गई है, अदरवाइज और सब कुछ सही है सर, ठीक है। तो सिटी बैंक कोड्स, दिस इज USD इक्वल टू JPY, आईएसओ कोड है याद रखना, USD इक्वल टू JPY, दिस इज 105, दिस इज 105 106.50 एंड हांगकांग बैंक का कोड है JPY इक्वल टू USD, 1 JPY इक्वल टू USD एंड दिस इज 0.0090 एंड 0.0093। आर दीज कोड्स आइडेंटिकल, इफ नॉट देन हाउ दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो डेफिनेटली एक डायरेक्ट कोट है, अगर किसी को भी बेस मान लो आप, येन को मान लो या USD को मान लो, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। एक डायरेक्ट कोट है और एक इनडायरेक्ट कोट है, ठीक है। साथ में उन्होंने सेकंड पॉइंट पूछा, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेज, डेफिनेटली वो हम कन्वर्ट करके एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे और उससे समझ में आ जाएगा कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेज। और लास्ट में इफ यू आर हैविंग 1 लाख जापानीज येन और 1000 US डॉलर, तो दोनों केस में निकालना है बस, ठीक है। if there is an arbitrage opportunity then show how would you make the profit from the quotation in the both cases if you are having JPY and we have having US dollars, ठीक है। तो एक बार एक बैंक से कन्वर्ट करेंगे, फिर दूसरे बैंक से कन्वर्ट करेंगे, वापस वहीं पहुंचना है, बस याद रखना इफ यू आर स्टार्ट फ्रॉम JPY देन जो एंड में रिजल्ट आएगा वो JPY में आएगा, देन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आर्बिट्रेज प्रॉफिट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। तो देखिए सर एक बार इसको कर लेते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। तो एक बार दोनों कोटेशंस में लिखना चाहूँगा, तो देख लो सर, दिस इज 1 USD इक्वल टू JPY। तो सही कोटेशंस आप लिख लो, 105 106.5 105 एंड 106.5, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, हम कन्वर्ट करके भी लिख लेंगे। अगेन वी हैव 1 JPY इक्वल टू USD 0 पॉइंट क्या क्या है, 0.9093 0090 एंड 0.0093। तो एक बार ज़रा कन्वर्ट करके भी लिख लो जिससे आपको कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए, पता भी चल जाए। 1 JPY इक्वल टू, दिस इज USD 0 पॉइंट, तो हम डायरेक्ट कोड से इनडायरेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, 0094 and 0.0095. This is from Citibank and this is from Hong Kong Bank. इसको भी लिख लो, 1 USD इक्वल टू JPY लिख देंगे यहाँ पर भी, 0.0093 डिवाइड एंड दिस इज 107.53 and this is 0.009 divide and this is 111.11। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक डायरेक्ट कोट है, अगर मैं JPY से स्टार्ट करूँ तो दिस इज़ द डायरेक्ट कोट, देख लीजिए। तो सिटी बैंक ने जो कोटेशन दिया, दिस इज़ अ डायरेक्ट कोट फॉर द JPY एंड दिस इज़ एन इनडायरेक्ट कोट फॉर द JPY, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर एक के लिए वहाँ पर डायरेक्ट और दूसरे के लिए क्या है, इनडायरेक्ट, किसी को भी बेस मान के आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड का पॉइंट आप लिख सकते हैं। ए पॉइंट में आंसर लिख लो, नो आइडेंटिकल नहीं है, 1 इज डायरेक्ट एंड 1 इज इनडायरेक्ट। तो लिख देंगे वाइल सिटी बैंक कोड इज ए डायरेक्ट कोड फॉर JPY and the Hong Kong offered an indirect code for USD, ठीक है। तो सिंपल है, एक के लिए डायरेक्ट और दूसरे के लिए अगर मैं उसी रेफरेंस से सोचूं तो वो क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक है।
तो दिस इज अ डायरेक्ट कोट फॉर JPY एंड दिस इज एन इनडायरेक्ट कोट फॉर द USD, ठीक है। नाउ द बी पॉइंट, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है सामने, यहाँ पर रेट 94 95 आ रहा है और यहाँ पर जो रेट आपके पास 90 एंड 93 है, तो डेफिनेटली देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज। दोनों रेट क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं सिटी बैंक के रेट्स, ठीक है। तो लिख देंगे बी पॉइंट में भी, सिंपल पॉइंट है ये तो, सिंस सिटी बैंक कोड्स आर exceed than Hong Kong Bank, there will be an arbitrage opportunity, ठीक है। तो कोटेशन ये रहा सर आपके सामने, 94 95 और ये 90 93, तो डेफिनेटली देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज। या इन दोनों को कंपेयर कर लो, 105 106 और ये है 107, तो दोनों डिफरेंट है एंड देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज, ठीक है। अब हमें जो मेन पार्ट है, दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो दो केस यहाँ पर दे रखे हैं, एक आपको जापानीज येन का दे रखा है, 1 लाख जापानीज येन है, और एक केस में आपके पास $1000 हैं। तो सबसे पहले केस नंबर 1, if you are having Japanese yen 1 lakh, मेरे पास 1 लाख जापानीज येन है। नाउ फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट जापानीज येन इनटू द डॉलर्स यूजिंग सिटी बैंक कोड, देन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द जो मेरे पास डॉलर आएगा वापस JPY में कन्वर्ट करूंगा यूजिंग द हांगकांग बैंक कोड, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आर्बिट्रेज प्रॉफिट, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है सर। तो देख लो सर, केस नंबर 1 स्टेप 1, first convert JPY 1 lakh into US dollars using Citibank code. So we have JPY 1 lakh into, तो सिटी बैंक का कोड आपका कितना क्या क्या था, ओरिजिनल कोड लिख लो सर। ओरिजिनल कोड इज 105 10650, 105, चेक कर लो एक बार, 1 USD is equal to 105 10650, यही है ना सर। अब देखो सर, अपने कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लेना यहाँ पर, कैसे हम कोटेशंस को यूज करते हैं। तो यहाँ पर करेंसी कौन सी गिवन है, JPY, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या लाना है, JPY, 1 JPY is equal to USD, हाउ मच, दिस इज 1 by 106.50 and 1 by 105.00, आ गया कोटेशन आपके पास। अब मुझे JPY सेल करने हैं, मुझे सेल करने तो बैंक क्या करेगा, बाय यूजिंग द बिट रेट। समझ पा रहे किसको यूज करेंगे, बिट रेट, ठीक है। मैं इसलिए कोटेशन को ही यूज कर रहा हूँ, मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा, याद है ना मैंने बताया था सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट ले लेना, नहीं तो राउंड ऑफ का डिफरेंस आता रहेगा। 1 डिवाइड बाय 106.5, how much is the USD, this is 1 lakh divided by 106.5 and this is 938.97, $938.97, ठीक है। दिस इज अवर स्टेप नंबर 1। अब इस डॉलर को वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, JPY में, और कौन सा कोड यूज होगा, हांगकांग बैंक का कोड यूज होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2, नाउ कन्वर्ट US dollars into JPY using Hong Kong bank code, and we have 938.97, and they are giving you the quotation। quotation पे जाओ सर, क्या quotation given थी हमारे पास, 1 JPY is equal to USD, 1 JPY is equal to USD कितना था, 0.0090 and 0.0093, यस। क्वेश्चन अपने सामने रखना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें क्वेश्चन आपके सामने दिखना चाहिए सर,
ठीक है, तो थोड़ा मेरे पास यहाँ पर प्रॉब्लम है क्वेश्चन देखने की, मैं इसलिए उसको मूव करा रहा हूँ, बट आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए डॉलर है तो पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, डॉलर, दिस इज 1/0.0093 एंड 1/0.0090 एंड दिस इज JPY। अगेन डॉलर सेल करेंगे तो बैंक क्या करेगा, बाय। ठीक है, तो दिस इज 1/0.0093 JPY। तो हाउ मच JPY, this is 938.97 divided by 0.0093 and this is 100,964.52। तो डिफरेंस इज योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो फाइनल आंसर निकाल देंगे सर, आर्बिट्रेज प्रॉफिट। दिस इज JPY, हाउ मच कितना है आपके पास, 100,964.52 माइनस कितने थे टू स्टार्ट फ्रॉम 1 लाख, तो व्हाट इज योर प्रॉफिट, JPY 964.52। ठीक है, चेक कर लो सर, मैंने एक पार्ट आपको करके दिखा दिया, एक पार्ट आप कर लेना। यू हैव $1,000, फर्स्ट कन्वर्ट डॉलर्स इनटू द येन एंड यूजिंग द हांगकांग डॉलर, हांगकांग बैंक, और फिर उसके बाद जो आपके येन आएंगे वी हैव टू कन्वर्ट अगेन इनटू द डॉलर यूजिंग द सिटी बैंक कोड, और जो डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, आर्बिट्रेज प्रॉफिट। ठीक है, अगर कोई भी प्रोसेस आप इधर उधर लेते हैं और लॉस आता है तो वहाँ पर उसका रिवर्स कर देना बस। ठीक है, वो हमेशा याद रखना, ये दिस इज एन हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको क्या बोलते हैं मार्केट में, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो एक पार्ट मैंने आपको करा दिया, एक पार्ट इजीली आप कर लोगे, अब मुझे नहीं लगता उसमें अब कोई डाउट है सर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें वहाँ पर एक प्रॉब्लम लोगों को आ रही थी कि कोड गलत है या सही है, एक बार क्लैरिफाई कर दो सर, तो मैंने वो आपको क्लैरिफाई कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10, और ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये पुराना ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो थोड़ा डिफरेंट हो गई है। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए सर, सपोज यू आर ए treasurer of XYZ PLC in the UK and XYZ are the two overseas subsidiary। तो दिस इज a simple case of centralized and decentralized, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और सेम इस तरह सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ पर, बस इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, one is based in Amsterdam and another one is in Switzerland। The surplus position of the funds in hands is as follows, which do not need for the next 3 months। तो अगले 3 महीने तक हमें रिक्वायर्ड नहीं है उस सरप्लस फंड की, बट वी विल नीड एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 91 डेज। ठीक है, तो 91 डेज के एंड पे हमें चाहिएगा। एंड होल्डिंग कंपनी जो आपके पास है, दिस इज इन द यूके, दिस इज उनके पास सरप्लस है 1,50,000 का। स्विफ्ट सब्सिडरी दे आर हैविंग ए सरप्लस ऑफ CHF 1996 154, एंड डच कंपनी, दिस इज यूरोपियन कंपनी, अगर हम दिस इज यूरोपियन कंपनी, एंड दिस इज 14,50,000 यूरोस। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दे आर गिविंग यू द एक्सचेंज रेट स्पॉट रेट, ये इन्होंने दे दिए हैं, दिस इज यूरो पाउंड CHF एंड दिस इज यूरो पाउंड, एंड 91 डेज इंटरेस्ट रेट। देखो पहले लिखा 91 डेज, प्लीज फोकस करें इस पे, पहले लिखा 91 डेज इंटरेस्ट रेट और फिर आगे क्या लिख दिया, पर एनम। तो पर एनम रेट्स हैं ऑन द डिपॉजिट्स इन द मनी मार्केट। तो डिपॉजिट्स पे ये सरप्लस है तो डिपॉजिट ही करोगे, एंड दे आर इन द अमाउंट 0 to 2 लाख, 2 लाख देख लीजिए, 2 लाख 1 से आपका 10 लैक्स, एंड दिस इज 10 लाख 1 से 20 लैक्स, एंड ओवर 20 लैक्स पाउंड, यूरो एंड CHF स्विस। ठीक है, you have been approached by your banker wherein the above mentioned surplus was lying, जहाँ पर रखा हुआ है ये, requesting you to swap the surplus lying with other two subsidiaries and the place them in deposits with them। तो we are having the two criteria, the first one is सब अपना अपना इन्वेस्ट करेंगे और लास्ट में क्या होगा, कन्वर्जन होगा, और एक होगा कि हम अपना ही वहाँ पर अपनी जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या करेगी, सब जो आज ही क्या कर लेगी, कन्वर्ट कर लेगी, और फिर वो क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। दे आर द टू वेज। ठीक है, पुलिंग टुडे और पुलिंग कब पुल करे, बाद में पुल करे। ठीक है, तो दीज आर द टू अप्रोचेज जो हम सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में यहाँ पर यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है ना, उसने ये नहीं पूछा कि क्या करना चाहिए, उसने यहाँ पर कुछ अलग पूछा है।
ठीक है, तो वही यहाँ पर हमें समझना है जो यहाँ पर नया पॉइंट है। Determine the minimum interest rate per annum up to 3 decimal points that should be offered by the bank to your organization so that your organization is ready to undertake such swap arrangement। ठीक है, such swap arrangement क्या इंटरेस्ट ऑफर करे आपको कि आप उसको क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, टेक्निकली दिस इज द केस ऑफ ब्रेक इवन इंटरेस्ट रेट्स। तो हम देखेंगे पहले सब अपना अपना बोरो इन्वेस्ट करेंगे अपनी कंट्री में और लास्ट में पूल करेंगे। इसका अगर हम डायग्राम देखें तो इस तरह से होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 केस नंबर 1 में। तो यहाँ पर आपके पास वी हैव पाउंड, वी हैव यूरो, वी हैव CHF। सब अपना अपना क्या करेंगे, बोरो इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर जाके पूल हो जाएगा एंड दिस इज द अमाउंट इन पाउंड बिकॉज दिस इज द होल्डिंग कंपनी। दिस इज केस नंबर 1। ठीक है, तो वहां पर सब अपना अपना बोरो इन्वेस्ट करेंगे और एंड में आके क्या होगा, पूल दिस इज 91 डेज। और मैंने आपको पहले बताया सब फॉरेक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, सब क्वेश्चंस में आप डायग्राम जरूर बनाया करें जिससे क्लैरिटी आए। ठीक है, आपको कितने भी अच्छे से आता हो थोड़ा सा डायग्राम बना लोगे तो और अच्छे लेवल की क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, केस नंबर 2 में क्या करेंगे, हम आज ही क्या करेंगे, पूल करेंगे आज ही। ये तो है ही पाउंड में, यूरो वाले को पाउंड में कन्वर्ट कर लेंगे और CHF को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पाउंड में। तो ये टोटल अमाउंट किस में आ जाएगा, पाउंड में। और फिर इस अमाउंट को क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं और फिर यहाँ देखते हैं कि कितना अमाउंट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये अमाउंट नहीं निकालना है मुझे, मुझे ये निकालना है कि ये ब्रेक इवन इंटरेस्ट रेट निकालना है। दिस इज द ब्रेक इवन इंटरेस्ट रेट, कि जहां पर दोनों ऑप्शन क्या हो जाएं, ब्रेक इवन हो जाएं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं लैंग्वेज और उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना था। डिटरमाइन द मिनिमम इंटरेस्ट, मिनिमम वर्ड क्यों है, कम से कम कितना इंटरेस्ट मुझे मिल जाए कि दोनों ऑप्शन क्या हो जाएं, बराबर। मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर एनम दैट शुड बी ऑफर्ड बाय द बैंक टू योर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू अंडरटेक सच स्वैप। समझ पा रहे हैं, वो इस स्वैप के लिए तैयार हो जाए। एंड वी हैव टू कंसिडर 360 डेज ईयर। कितना मान रहे हैं वहां पर, 360 डेज, तो 91 डिवाइड बाय 360 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें फॉलो करना है यहाँ पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके पास देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं कहूंगा मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो हम पहले भी इस तरह का कर चुके हैं, पहले भी 2 क्वेश्चन इस तरह के हम कर चुके हैं। ठीक है, तो करेंगे एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना अपना बोरो इन्वेस्ट करेंगे और लास्ट में वो अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे और फिर वो स्वैप करने का, जो स्वैप अरेंजमेंट की बात कर रहा है, समझ पा रहे हैं। तो इज अमाउंट मेंशन सरप्लस रिक्वेस्ट यू टू स्वैप द सरप्लस लाइंग विद अदर 2 सब्सिडरीज एंड प्लेस दैम इन डिपॉजिट विद दैम। समझ पा रहे हैं, अपनी कंट्री में लाके क्या करें, उसको डिपॉजिट करें। तो मतलब केस नंबर 2 की बात कर रहा है, तो बट वहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमें करना है। ठीक है, तो देखिए सर एक बार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, वैसे तो आपको आता ही है। तो पहले ये डायग्राम जरूर बना लो। दिस इज द केस नंबर 1 जो हमें करना है। देन वी हैव केस नंबर 2। देख लीजिए, यहां पर हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, वो कैसे करेंगे वो देखेंगे अभी। ठीक है, अब याद रखना जब यहां पर कन्वर्जन होगा तो कौन सा रेट यूज होगा, फॉरवर्ड रेट। और जब यहां पर कन्वर्जन होगा तो कौन सा रेट यूज होगा, स्पॉट रेट। खत्म सर, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। बस वो आपको ध्यान से देखना है कि स्वैपिंग अरेंजमेंट की वो जो बात कर रहा है ना यहाँ पर, जो वो स्वैपिंग एंड डिपॉजिट विद देम, अपनी कंट्री में डिपॉजिट करेंगे, तो उस केस में वो डिटरमाइन द मिनिमम इंटरेस्ट, दिस इज द ब्रेक इवन इंटरेस्ट, जहां पर दोनों ऑप्शन क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए। मिनिमम इंटरेस्ट वर्ड यूज कर रहा है, दिस इज द ब्रेक इवन इंटरेस्ट पॉइंट। इस तरह का पॉइंट हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, दिस इज इन द फ्यूचर्स। वहां पर हमने इम्प्लाइड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की थी। दिस इज द केस ऑफ आर्बिट्रेज, फ्यूचर में आर्बिट्रेज के क्वेश्चन में। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में भी वहाँ पर एक इंटरेस्ट रेट की, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की थी। इसी तरह के पॉइंट हैं वो भी। ठीक है, तो देखिए सर क्वेश्चन नंबर दिस इज 10, 1 बाय 1 करेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1, इन्वेस्ट इंडिविजुअली, इन्वेस्ट इंडिविजुअली।
ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास कौन कौन सी सब्सिडरीज थी? वी हैव डच सब्सिडरी, वी हैव स्विस सब्सिडरी और होल्डिंग तो थी आपके पास। तो स्टार्ट करेंगे। वी हैव स्विस सब्सिडरी, एक एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ पूरा, और उससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो वी हैव सी एच एफ, हाउ मच वी हैव सी एच एफ, कितने हैं आपके पास? 1996154, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा 1+, ठीक है। तो इंटरेस्ट के लिए टेबल देखो सर, जल्दी से एक बार टेबल भी देख लेते हैं। वी हैव सी एच एफ 19, तो ये वाले कैटेगरी में आएगा। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 0.5% है, याद रखना, ये 0.5% है। तो 0.5% इज 0.0050, 0.0050 लिख लो सर, 0.0050 इनटू 91 डिवाइड बाय 360। तो व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 91 डेज, ठीक है। तो वो हम निकाल लेंगे सर, 0.0050 इंटू 91 डिवाइड बाय 360 प्लस 1 इंटू 1996154। दिस इज योर CHF 1998676.92, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया स्विस सब्सिडरी का। इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू पाउंड्स यूजिंग 91 डेज फॉरवर्ड रेट। तो फाइनल अमाउंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट इज CHF 1998676.92 इनटू, ठीक है। अब देखो जल्दी से कोटेशंस। वी आर हैविंग ए कोटेशन बिटवीन द पाउंड एंड CHF, दिस इज स्पॉट रेट एंड 91 डेज, और पॉइंट्स दे दिए हैं। दीज आर, ध्यान से देखना सर, ये इस पे हाईलाइट कर लो सर, ये आपको स्वैप पॉइंट्स दे दिए हैं, दीज आर स्वैप पॉइंट्स। अब ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो ऐड होंगे सर, और ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो क्या होगा सर? माइनस होंगे, बस वो याद रखना सर। दीज आर इन डिक्रीजिंग ट्रेंड, तो क्या होंगे? लेस होंगे। तो फॉरवर्डेड निकाल लेंगे सर। तो उसकी भी कैलकुलेशन देख लो, 91 डेज फॉरवर्ड रेट। तो क्या क्या कोटेशन है एक बार लिख लेते हैं। वी हैव 1 पाउंड CHF, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने करके दिखा रहा हूँ एक पार्ट, फिर डायरेक्ट कर लेंगे। वी हैव 2.3295 एंड वी हैव 2.3326। अब माइनस होंगे सर, डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो माइनस होगा। 0.0242, 0.0242 एंड दिस इज 0.0228। तो व्हाट इज योर 90 डेज फॉरवर्ड रेट? कर देंगे 2.3295 माइनस 0.0242, 2.3053 CHF 1 pound, and this is 91 days. 2.3326 minus 0.0228, this is 2.3098, 2.3098, ठीक है। तो अब देख लो सर, वी वांट टू कन्वर्ट CHF इनटू पाउंड। CHF क्या करेंगे? सेल, बस वो याद रखना सर। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी करेंसी चाहिएगी? CHF। तो लाओ सर CHF, 1 CHF इज इक्वल टू 1 बाय 2.3098 एंड 1 बाय 2.3053, ठीक है। तो देख लो, हम CHF सेल करेंगे तो बैंक क्या करेगा? बाय 2.3098, 2.3098 कर देंगे कन्वर्ट, 3098 पाउंड्स। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर इन पाउंड्स? 1998676.92 डिवाइड बाय 2.3098 and this is
865,303.02. 865,303.02. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर स्विस सब्सिडरी. ठीक है, आगे मेरे पास ऑन द सेम ग्राउंड वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द डच सब्सिडरी, और पाउंड का तो है ही पाउंड में. ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट कैलकुलेशन हो गई है स्विस सब्सिडरी की. आप चेक कर लो कोई भी अगर पॉइंट है, मैंने पूरा एडजस्टमेंट आपको करके दिखाया, स्वैप पॉइंट की एडजस्टमेंट करके दिखाई है, फिर वहाँ पर मैंने आपको कोटेशन को कन्वर्ट करके डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कोट में, और फिर वहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए फाइनल आंसर आपके पास आ गया. दिस इज फॉर द स्विस सब्सिडरी. On the same ground, we have Dutch subsidiary. Dutch subsidiary देख लीजिए, we have euro. How much? We have 1450. 1 plus. ठीक है, interest rates देखो जल्दी से. 1450. This is in the category again 2%. 0.02 into 91 divided by 360. So how much is the euro after 91 days? This is 0.02 into 91 divided by 360 plus 1, and this is into 14,50,000, and this is 145, 14,57,330.56. This is the amount, and now we have to convert into the pounds. ठीक है, convert into pounds using 91 days forward. पूरी वर्किंग हम कर रहे हैं, देख लीजिए. कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सजेस्टेड कॉपी कर लोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है सर. आपको पूरी वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी, और उसके लिए पूरा आपको लिखना पड़ेगा एक एक चीज़. ठीक है, तो वी हैव यूरो 14,57,330.56 into, अगेन वी हैव ए स्पॉट रेट. कितना है आपके पास? 1 euro is equal to pound 0.6858, and this is pound 0.6869. Again we have swap points 0.0037, and this is 0.0040, and these are in increasing trend. तो क्या होगा? ऐड होंगे सर. ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास फॉरवर्ड रेट. दिस इज फॉरवर्ड रेट 1 euro is equal to pound. 1 euro is equal to pound. लिख देंगे सर आंसर 0.6858 plus 0.0037, and this is 0.6895, and this is 0.6869 plus 0.004, and this is 0.6909. अगेन यूरो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? यूरो है, और यूरो को हम क्या करेंगे? सेल. तो बैंक क्या करेगा? बाय, एंड दिस इज 0.6895. 0.6895. तो फाइनल आंसर पाउंड में आपके पास कितना आ गया? 1457,330.56 into 0.6895, and this is 1004829.42. This is your answer in pounds. This is for Dutch subsidiary. ऑलरेडी आपकी होल्डिंग कंपनी तो है ही पाउंड में. देख लो सर पूरी कैलकुलेशन, कोई भी दिक्कत है तो देख लो. नाउ द नेक्स्ट फाइनल, दिस इज योर होल्डिंग कंपनी. दिस इज इन यूके. हाउ मच इज द सरप्लस अमाउंट? 1,50,000 into 1 plus. How much is the rate of interest in pounds? 1,50,000. This is 1%. 0.01 into 91 divided by 360, and this is the amount in pound. 0.01 into 91 divided by 360. 0.01 into 91 divided by 360 plus 1 multiply with 1,50,000, and this is 150,379.17. ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए पूरा पाउंड में भी कैलकुलेशन आ गया. तो तीनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल टोटल जीबीपी आपके पास टोटल पाउंड आ जाएंगे. दिस इज at 91 days.
हाउ मच, तीनों को ऐड कर दो सर, ठीक है। तो पहला आपके पास कितना कितना आया था देख लो, 865303, 865303.02 plus this is for Swiss and this is for आपका Dutch and this is for UK। ये हमें ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 150379 150379.17 और सेकेंड वन आपके पास आई थी 1004829 1004829.42। ठीक है, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर इन द केस नंबर 1, तीनों को ऐड कर देंगे, 865303.02 प्लस 1004829.42 प्लस 150379.17 एंड दिस इज 2020511.61। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लीजिए केस नंबर 1 में, ठीक है। अगर आप वहाँ पर इंडिविजुअली वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दिस इज द फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ 91 days. Now the case number 2. This is if we are pooled today. Case number 2. Pooling today. Case number 2 is pooling today or the swap to sterling. एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास वी हैव स्विस में आपके पास कितना था आपके पास, दिस इज योर CHF 1996154 into, ठीक है। दिस इज यूजिंग द स्पॉट रेट एंड वी आर हैविंग ए स्पॉट रेट 1 pound is equal to CHF 2.3295 and 2.3326, ठीक है। तो 1 CHF 2 pound 2.3326 and 1 by 2.3295 कर देंगे सर। हम सेल करेंगे तो बैंक क्या करेगा, बाय 1 by 2.3326 पाउंड आ जाएगा आंसर 1996154 divided by 2.3326 and this is 855,763.53 855,763.53, ठीक है। साथ में आपके पास वी हैव डच का कितना था आपके पास, दिस इज यूरो 14,50,000 इनटू स्पॉट रेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, लिख देता हूँ मैं फिर भी। स्पॉट रेट दिस इज 1 euro is equal to pound 0.6858 and 0.6869, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6858 and this is pound 14,50,000 into 0.6858 and this is 994410, ठीक है 994410 and UK वो तो है ही आपके पास, दिस इज पाउंड 1,50,000, ठीक है। तो तीनों को ऐड कर देंगे, दिस इज द अमाउंट स्विस, दिस इज डच एंड दिस इज यूके। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1,50,000 प्लस एंड द फर्स्ट वन इज योर 855,763.53, दिस इज योर पाउंड 0,00173.53, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये पूल होके आज आ गया सर, स्वैप करके आज आ गया, अभी इसको हमने इन्वेस्ट नहीं किया है। अब क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा बेटर ऑप्शन है, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो क्या है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट।
तो यहाँ पर ये विद इंटरेस्ट है, ये जो अमाउंट आपके पास आया ना, दिस इज विद इंटरेस्ट आफ्टर 91 डेज एंड दिस इज विदाउट इंटरेस्ट आफ्टर, दिस इज विदाउट इंटरेस्ट एज ऑन टुडे। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, दिस इज द इंटरेस्ट पोर्शन, और तभी तो दोनों में क्या बनेगा, ब्रेक इवन बनेगा कि कम से कम इतना इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करे तो दे, तो वहां पर ठीक है हम ये इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, ब्रेक इवन हमारे लिए निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस इज द इंटरेस्ट पोर्शन जो हमें मिल सकता है मिनिमम, मिनिमम की बात कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो अब कर देंगे सर वहां पर लास्ट पॉइंट लिखो, दिस इज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर इज द, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए सर, इंटरेस्ट रिक्वायर्ड, व्हाट इज द इंटरेस्ट रिक्वायर्ड, मिनिमम इंटरेस्ट रिक्वायर्ड, दोनों का डिफरेंस। तो ये कितना आया था हमारा, सबसे पहला वाला पार्ट में क्या आया था, 20205111.61, 20202111.61, और सेकंड वाले पोर्शन में कितना आया, 2000173। तो दिस इज द मिनिमम इंटरेस्ट रिक्वायर्ड, कर देंगे 2000173.53 and this is the interest required 20338.08। ठीक है सर, तो ये आपके पास क्या है, इंटरेस्ट है, परसेंटेज इंटरेस्ट निकाल देंगे सर, कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट चाहिए, ये रहा सर, निकाल देंगे परसेंटेज इंटरेस्ट। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट पर एनम 20338.08 डिवाइड बाय कितने अमाउंट पे, जितना अमाउंट ये था आपके पास, दिस इज 2000173.53 इनटू, ये कितने टाइम का इंटरेस्ट है, 91 डेज का, उसको एनुअलाइज करेंगे। ठीक है, तो वापस कर देंगे 360 डिवाइड बाय 91 इंटू 100 आ जाएगा सर आपके पास। into 100 and this is 4.022 4.023 कर सकते हैं 3% पर एनम। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आ गया आंसर, तो लिख देंगे 10 द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट दैट शुड बी ऑफर्ड by bank is 4.023% per annum। क्लियर है सर, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड अगर हम वहाँ पर ब्रेक इवन चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वहाँ पर इंडिविजुअली इन्वेस्ट ना करके मैं स्वैप ही करना चाहता हूँ, तो उस केस में मुझे बैंक कम से कम कितना ऑफर करे, 4.03%, 023% पर एनम। ठीक है, अदरवाइज अगर आप वहाँ पर अपने टेबल में भी देख लेंगे तो दिस इज द अमाउंट मोर देन 20 लैक्स, ये जो अमाउंट आया था आपके पास कितना आया था, दिस इज मोर देन 20 लैक्स, और मोर देन 20 लैक्स पे दे आर ऑफरिंग 5.38%, दे आर ऑफरिंग 5.38%। तो हमें टेक्निकली ब्रेक इवन निकालना था कि दोनों ऑप्शन क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं उस रेट पे, अदरवाइज बैंक इज ऑफरिंग 5.38%, तो डेफिनेटली हम स्वैपिंग ऑप्शन को ही एक्सेप्ट करेंगे। बट यहाँ पर वो नहीं पूछ रहा था, वो आपसे पूछ रहा था कितना मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट वो वहां पर ऑफर करे जिससे दोनों ऑप्शन क्या हो जाए, ब्रेक इवन हो जाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10। ये तीनों ही क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस था पुराने क्वेश्चनों से, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं सब पुराने क्वेश्चन हैं, सब इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने क्लास में भी कवर्ड किए हुए हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कुछ भी आप मेरे से वहां पर पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए
आप मुझे टेलीग्राम पे, मैं इसके जो नोट्स हैं वो भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो ये जो भी नोट्स मैंने लिखवाए हैं वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप वहाँ पर डाउनलोड कर लें, जिससे वहाँ पर अगर आपको लिखने की का लग रहा है कि नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी आप दे सकते हैं, अपना यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट योर आरटीपी नवंबर 2020 न्यू कोर्स का मैंने कवर किया, बट तीनों क्वेश्चन आपके ओल्ड कोर्स के आरटीपी में भी है, तो आप बहुत अच्छे से कवर करिए, साथ में अपनी थ्योरी जरूर कवर करिए और मोटिवेट रहिए। समझ पा रहे हैं, टाइम कम है सर, मोटिवेट रहना है आपको और बिल्कुल भी फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना है। एग्जाम होंगे नहीं होंगे, आप ये सोचो हमारे एग्जाम होंगे, अगर किसी वजह से कुछ 10-15 दिन डिले भी होता है तो वो तो आपके लिए सरप्लस ही है ना, आप उसको पॉजिटिव लेके चलो ना। आप इतना नेगेटिव चीजें क्यों लेके चल रहे हो? तो आप पॉजिटिव रहो, आपको वहां पर अपनी तैयारी करनी है, अपनी प्रिपरेशंस करनी है और वहां पर डेफिनेटली हमें पास होना है। रिजल्ट कुछ भी हो, पेपर डिफिकल्ट आए, पेपर ईजी आए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी प्रिपरेशंस करनी है, आपको रिजल्ट की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है और डेफिनेटली सक्सेस तो होगा ही होगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।